Hello everyone, my name is Dipshika Yadav and welcome to my YouTube channel TGT SST by Dipshika Yadav। आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर के MCQ के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि ये MCQ के क्वेश्चंस जितने भी TGT SST के एग्जाम्स होते हैं सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल DSSB, KVS, NVS, EMRS, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो बेल्जियम कंट्री थी वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूरोप। एक सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। इसका आंसर क्या है, यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बेल्जियम अपना बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो क्वेश्चन में तो हमें दे ही रखा है ऑलरेडी कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, इनके अलावा कौन सी कंट्री है जिसके साथ वो शेयर करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इंग्लैंड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुजेल 80% पीपल स्पीक डैश लैंग्वेज। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कैपिटल सिटी थी ब्रुजेल, उसमें 80% लोग कौन सी भाषा बोलते थे। फ्रेंच बोलते थे, डच बोलते थे, जर्मन बोलते थे या इंग्लिश बोलते थे। तो ब्रुजेल में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, और 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुजेल स्पीक्स, और फिर 20% लोग क्या बोलते थे वहां पे, डच भाषा को बोलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकर। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी उसमें कितने लोग तमिल बोलते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18%। 18% लोग तमिल बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द पीपल हुज फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर नोन एज। जो श्रीलंका के लोग थे, जो इंडियन थे, जिनके पूर्वज आए थे श्रीलंका में, वो किस लिए आए थे, वो टी प्लांटेशन के लिए आए थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था वहां पे, उनको इंडियन तमिल्स कहते थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंडियन तमिल्स। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंहली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका बिलोंग्स फ्रॉम विच रिलीजन। जो श्रीलंका की पॉपुलेशन थी जो सिंहलीज बोलती थी, जिनकी भाषा सिंहलीज थी, वो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म। वे लोग कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से वो बिलोंग करते, बुद्धिस्ट रिलीजन से वो लोग बिलोंग करते थे, सॉरी। In Dash, an act was passed to recognize Sinhalese as the only official language, thus disregarding Tamil. श्रीलंका में क्या हुआ था ना कि जो लोग मेजॉरिटी में थे उन्हीं का रूल चल रहा था। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्ट आया था 1956 में, वो एक्ट आया था जिसमें सिन्हलीज को ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बता दी गई थी। तो ये एक्ट कौन सा था, 1956 का एक्ट था। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, by the 1980s several political organizations were formed demanding। 1980s तक श्रीलंका में क्या हुआ था, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई थी। वो क्या डिमांड कर रही थी ये बताना है। तो क्या डिमांड थी उनकी, सर्टेन राइट्स, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, सॉवरेन स्टेट, प्रायोरिटी इन जॉब्स फॉर तमिल्स। तो उनकी डिमांड क्या थी, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। वो भी अपना एक अलग राज्य चाहते थे। एलम का मतलब क्या होता है, राज्य। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंडेड।
श्रीलंका में क्या हुआ था ना कि कुछ लोग मेजॉरिटी में थे और कुछ लोग माइनॉरिटी में थे, ठीक है। तो उनके बीच ना सिविल वॉर हो गई थी कि पावर किसके हाथ में रहेगी इस चीज को लेके। तो वो सिविल वॉर कब एंड हुई थी इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2010, 2009, 2005, 2011। आंसर क्या होगा इसका 2009। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 11. How many times was the Constitution of Belgium amended between 1970 and 1993? अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो बेल्जियम में था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, कितनी बार अमेंड किया गया था, ठीक है। 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और कभी भी नहीं अमेंड हुआ। आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा सही, सी ऑप्शन सही होगा, 4 टाइम्स। जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार अमेंड किया गया था ताकि वहां पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर डैश इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि जो बेल्जियम में का कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें ये बता दिया गया था कि कितने % लोग रहेंगे डच स्पीकिंग में से और कितने रहेंगे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसा था वहाँ का सिस्टम, इक्वल था, लोग ज्यादा, डच लोग ज्यादा थे या फ्रेंच लोग ज्यादा थे या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है कि जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वो दोनों इक्वल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। The community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. What power does it hold? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में उसके पास कौन सी पावर थी। तो उनके पास क्या कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे, या ऑप्शन बी था पॉलिटिकल इश्यूज, सी डिफेंस रिलेटेड इशू। तो उनके पास कौन से इश्यूज थे, उनके पास ऑप्शन नंबर ए कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। गिव रीजन एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर कंट्री। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताना है हमें कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी हो सकती है एक देश के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, एंड सी ऑप्शन इज इट डज नॉट लीड टू कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, एंड डी क्या कह रहा है, ए और बी दोनों। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि इससे हेल्प होती है, इससे हेल्प होती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकें, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। गिव वन मोरल रीजन एज वाई पावर शेयरिंग इज गुड। देखो पावर शेयरिंग के ना 2 रीजंस होते हैं, एक होता है प्रूडेंशियल और एक होता है मोरल। यहाँ पे हमसे मोरल पूछा है तो हमें मोरल के बारे में बताना है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑप्शन नंबर ए इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इट डज नॉट लीड टू कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, people have a right to be consulted on how they are to be governed। डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो देखो ये जो डी ऑप्शन है ना ये प्रूडेंशियल रीजन का पार्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो ये हो गया क्रॉस, ओके। और फर्स्ट ऑप्शन भी उसी का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ओपोजिशन टू द नोशन ऑफ। जो आइडिया था पावर शेयरिंग का वो किसके अपोजिशन में इवॉल्व हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अपोजिशन में, डिक्टेटरशिप के अपोजिशन में, मोनार्की के अपोजिशन में, या अनडिवाइडेड पॉलिटिकल ऑर्डर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल ऑर्डर के। पावर शेयरिंग को किया ही इसलिए जाता है कि हमें नेशन को डिवाइड ना करना पड़े, सबके हाथ में सत्ता रहे, सबके पास कुछ राइट रहे, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोगों की बातों को देखा जा सके।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि पावर को इस तरीके से बांटा जाए कि जितना भी डिवीजन हो उनका सेम लेवल पे हो। तो सेम लेवल पे किसका डिवीजन होता है पावर का? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों क्या होती हैं? सेंटर की गवर्नमेंट होती हैं, इनके पास समान शक्तियां होती हैं, इनकी कोई किसी के नीचे नहीं है, ये सब एक लेवल पे है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? देखो, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एक बात होती है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल, इधर क्या है? फेडरल। फेडरल मतलब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल में क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट एट द यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ डैश मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। जो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी उसने कैसे मेजर्स लिए थे कि श्रीलंका में सिन्हाला सुप्रीमेसी को वो स्टैब्लिश कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने कैसे मेजर्स लिए थे? मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लिया था उन्होंने, जो लोग मेजॉरिटी में थे उन्हीं के हितों की बातें की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर डैश तमिल इंडियंस। श्रीलंका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसमें क्या बोला गया था कि स्टेट किसको प्रोटेक्ट करेगी, कौन से तमिल इंडियंस को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? सी, क्रिश्चियन तमिल इंडियंस को स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। जब यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज एक साथ आ गई थी यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तब वहाँ का हेडक्वार्टर क्या चूज किया गया था। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ठीक है। पेरिस चूज किया था, ब्रुसेल चूज किया था, रोम चूज किया था या लंदन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर था वो ब्रुसेल चूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था ना, पावर शेयरिंग के दो रीजंस थे, एक प्रूडेंशियल था, एक मोरल था। मोरल का क्वेश्चन हमने पहले ही किया था, ये प्रूडेंशियल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रूडेंशियल रीजन बताना है हमें। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। People have a right to be consulted on how they are to be governed. Citizen through participation acquire a stake in the system. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी ये प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी कुछ फेवर में होता है और कभी कुछ अगेंस्ट में होता है। तो अब हमें से इनमें से ऑप्शंस में से ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से उसके पावर शेयरिंग के फेवर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटी। बिल्कुल सही। पावर शेयरिंग से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक है, ठीक है। फर्स्ट तो ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है? डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। बिल्कुल सही, ये भी होता है। थर्ड क्या कह रहा है? अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज। पावर शेयरिंग से डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाता है। आगे देखते हैं। इंक्रीज इंस्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस, promotes people participation in government and undermines the unity of a country। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 एंड 7, मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 4
एंड 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। पावर शेयरिंग के बारे में दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनको देखो और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दो। ठीक है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। यस, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्या इससे पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? अब हमें ये बताना है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए 1 एंड 2 आर ट्रू। Question number 25. A system of checks and balance is another name for which one of the following power sharing arrangement? देखो, checks and balances का जो सिस्टम है उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ओके। 26. Which of the following feature are common to इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? अब हमें ये बताना है कि इंडिया के जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है और बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो इंडिया और उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं ये बताना है हमें। पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इंडिया में होता है पावर डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स में शेयर है, मगर बेल्जियम में नहीं है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखते हैं, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, ये बेल्जियम के भी मॉडल में है और इंडिया के भी मॉडल में है। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल सही, ये दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन, ये भी है, इंडिया में भी है और बेल्जियम में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था? तो आप सबको पता ही होगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, मतलब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी। इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए 1948, आप कोई भी लगा दो, दोनों ही सही हैं 1948। ओके, अब ये पूछ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री? जो श्रीलंका में तमिल्स थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, वो कौन से पार्ट में थे? नॉर्थ वेस्ट में थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, साउथ वेस्ट में थे या साउथ ईस्ट में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में थे। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 29. The government in which power is shared by two or more political parties is known as? अब ये इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सी सरकार होती है जिसमें जो पावर होती है वो दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये जो सरकार होती, ये जो गवर्नमेंट होती है, ये कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? वन वॉज द सिविल वॉर एंडेड इन श्रीलंका? श्रीलंका में सिविल वॉर कब एंड हुई थी? ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको देना है। जिसने इस वीडियो को ध्यान से देखा है उसको इसका आंसर आएगा और वो देगा, और जिसको नहीं आ रहा है आंसर इसका, वो वापस से वीडियो को देखे। ठीक है, दी एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।